राजनीतिक मंच पर आपका स्वागत है। लगातार हम पत्रकारिता यानी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मंच पर जो है वो आज आपके सामने होंगे। सरकार आपके सामने 100 दिन के कार्यकाल का खाका रखेगी, साथ ही साथ अगले 5 साल में क्या विजन नायब सरकार का रहने वाला है उस पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ विपक्ष के वो तमाम नेता, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अहम जिम्मेदारी रखते हैं, तो मंच इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो लगातार आज पूरा दिन इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर हरियाणा प्रदेश के तमाम वो सियासतदान, तमाम वो राजनीतिक से वास्ता रखने वाले नेता आपको इस मंच पर आपके सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। और आज ना केवल राजनीति पर चर्चा होगी बल्कि तमाम मुद्दों पर, चाहे वो खेल का मुद्दा हो, चाहे आर्टिस्ट हो, तमाम कलाकार हो, वो तमाम लोग जो हैं वो आपको इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच कार्यक्रम पर आज इस मंच पर आपको मौजूद दिखाई देंगे। साक्षी जी बिल्कुल, मंच कार्यक्रम के लिए मंच जो है विपिन जी वो पूरी तरह से सज चुका है और 100 दिन सरकार के बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए एक स्कूल में जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसके तरह था कि किस तरह सरकार परफॉर्म करती है, क्योंकि तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है और सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। तो वैसे में 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर एक और जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की लगातार आलोचना कर रहा है। तो इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आज दोनों ही समय समय पर इस मंच कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, तमाम लोग आज इस मंच पर आकर अपनी जो बात है वो पूरे हरियाणा की जनता के समक्ष साझा करेंगे। और जिस तरह आपने भी बताया कि चाहे हरियाणवी लोक संगीत हो, चाहे हरियाणा के खिलाड़ी हो, क्योंकि हरियाणा दूध दही का खाना है और देश भर में हरियाणा जो है अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने जवानों के लिए जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आज किसी को भी अनछुआ नहीं छोड़ेंगे और हर पहलू को छूकर हर वर्ग की बात करेंगे। जहां सरकार से लोगों के हक की बात करेंगे तो वहीं विपक्ष से भी उनके कार्यकाल का हिसाब जरूर लेंगे। देखिए, बिल्कुल राजनीति ये वो शब्द है, सियासत वो शब्द है जिसको जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जनता की ओर से दिया जाता है और जिम्मेदारी जनता के प्रति उन तमाम जो है नेताओं की हो जाती है जो कि विधानसभा पहुंचकर या लोकसभा पहुंचकर जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अपने राज्य का। लेकिन जब बात हरियाणा की आती है तो साल 2024 साक्षी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में सियासत के लिए कई बड़ी उठापटक देखी हैं, कई जो नतीजे आए, बड़े अनप्रेडिक्टरी नतीजों की जिक्र लगातार हुआ, लेकिन तमाम चीजों जो है वो अब सरकार के रूप में तब्दील हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरी बार सरकार बना चुकी। स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब इस कार्यक्रम में पहुंचे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी कार्यक्रम जो है वो बिना तालियों के जो है वो पूरा नहीं होता है, तो अपने लिए जरूर ताली जो है बजाइएगा। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच कार्यक्रम पर आज तमाम नेता, तमाम वो सियासतदान जो कि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और तमाम वो नेता जो कि सत्ता पक्ष में ना रहकर विपक्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो तमाम नेता जो है इस मंच पर मौजूद रहेंगे। मैं सबसे पहले सत्र के लिए बुलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब को। सर, आप मंच पर जो है पहले सेशन के लिए आए और पहला सत्र जो है वो संगठन और सरकार, कोई भी संगठन, कोई भी दल बिना कार्यकर्ताओं के जो है वो नहीं चलता, एक माइक्रो मैनेजमेंट रहती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सर तीसरी बार जो है क्लियर मैंडेट, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भाजपा की ओर से बनाई गई है, उसके लिए आपको बधाई भी। और साथ ही साथ मैं अपने स्टेट हेड इंडिया न्यूज हरियाणा दीपक शर्मा जी को बोलूंगा कि इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए आए। ओवर टू यू दीपक। शुक्रिया विपिन परमार जी। इंडिया न्यूज हरियाणा का ये खास कार्यक्रम मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको लेकर के अभी हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार और सहयोगी साक्षी ने बात रखी कि तमाम ऐसे मुद्दे, देश प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक से जुड़े मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो खेल खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे उद्योगों की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में इस पहले सत्र की शुरुआत हम कर रहे हैं हरियाणा भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
श्री राम। और आज आपने एक अच्छा मौका मेरे को भी दिया है, आपने बुलाया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली फतेह करके आ रहे हैं 27 साल बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की जो इस कार्यक्रम का एक मुख्य हम एजेंडे की बात करें। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई और तीसरी बार सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन हम बात इसकी जब चर्चा सबसे पहले करेंगे, जब तीसरी बार सरकार बनाई है तो उससे पहले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने आकर बराबरी पे खड़ी हो गई थी और जो चर्चाएं थी वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती वाली थी उसके बाद। लेकिन विधानसभा के इस रण में जीत हासिल कर करके आप पहुंचे, तीसरी बार सरकार बनाई। किस तरीके की वो चुनौती रही विधानसभा में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर? दीपक जी, आपने चर्चा करी है और ठीक है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव हुए और पूरे देश के अंदर जो एक गठबंधन बड़ा, जो झूठ पर अपने स्वार्थ को लेकर जो गठबंधन बना, निजी स्वार्थों पर बना हुआ जो गठबंधन था, उसने जो भ्रम फैलाने का काम किया, जो बहुत बड़ी झूठ बोलने का काम किया। और हमारा देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि कई दफा उस थोड़े से समय में उस पूरी बात को वो परखने में चूक हो जाती है। और वो लोकसभा चुनाव में जो हमारी 240 सीटें आई, हमारी सीटें घटी और जो उसके कारण थे वो कांग्रेस पार्टी का फैलाया हुआ झूठ और जो उन्होंने संविधान को अपने हाथ में लेकर बोलने का काम किया, अनेक मंचों पर किया, मीडिया के सामने किया और इतनी बड़ी झूठ बोली कि बीजेपी का जो नारा है वो संविधान को खत्म करने का नारा है। वो जो जनता का नारा था, जनता की आवाज थी, लेकिन वो समय का जो चयन उन्होंने किया और उस चुनावी वातावरण में जिस प्रकार के जितने भी इंडी गठबंधन के जो लोग थे उन्होंने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से उस झूठ को ऐसा परोसा गया कि जो थोड़े से वोट परसेंटेज के कारण से हमारी काफी सीटें कम हुई और हरियाणा में भी आपने देखा 5-5 की बराबरी में रहे और हम 3 सीटें तो बहुत कम मार्जिन से हमने सोनीपत, जिसमें मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अम्बाला थी, हिसार थी, थोड़े से मार्जिन से, और वो उस प्रकार से रही। और जो भ्रम फैला के संविधान को खत्म करेंगे और आरक्षण को खत्म करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन आज भी देश में है जो उनके उस बहकाव में आई। लेकिन जैसे ही तीसरी बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और जिस प्रकार से जनता की समझ में आया, और जनता की समझ में भी तब आया जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी विदेश में जाके मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि हम आरक्षण को लेकर भी विचार करेंगे, हम संविधान के बारे में भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कई बार खत्म करने का प्रयास किया और जब 1977 में जब इमरजेंसी लगाने का काम किया था, तो संविधान को खत्म करते हुए उन्होंने इमरजेंसी को लगाने का काम किया था। और जो बात राहुल गांधी ने विदेश में जाके बोलने का काम किया, मीडिया के सामने किया, तो जनता की समझ में आने लगा कि बहुत बड़ा झूठ जो कांग्रेस पार्टी ने बोला है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत के ऊपर उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया, तो देश की जनता ने थोड़े से समय में उस बात को पहचान लिया। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और नीयत, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं और देश की 140 करोड़ जनता के लिए भलाई के लिए काम करते हैं, वो किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री, पहली बार देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीबी को जिया है। ऐसे परिवार से, ऐसी गरीबी के परिवार से उठकर जो राजनीति में इतने उच्च पद पर आए हैं, उन्होंने बहुत लंबा दौर देखा है। उन्होंने देश का बहुत बड़ा भूभाग पैदल यात्राओं में गुजारा है, बहुत बड़ा भूभाग। बहुत ऐसे परिवार हरियाणा में भी है, कोई गांव मुश्किल से छूटा होगा जिस गांव में
प्रधानमंत्री जी का प्रवास ना हुआ हो। अनेक प्रवास उन्होंने किए हैं और वो जनता से जुड़े रहे हैं, जनता की दुख तकलीफ को जानते हैं। और जैसे ही वो बात समझ में आई और हरियाणा में उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, उन कार्यकर्ताओं का जो लक्ष्य है, उन कार्यकर्ताओं की जो नीयत कि सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उस सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर जब कार्यकर्ता काम करता है और जब जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रखा और हरियाणा की जनता ने भरोसा किया। चलिए, आपने अपनी बात देखा है कि हरियाणा की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत की सरकार पूरे 10 वर्ष का शासन पूरा करने के बाद हरियाणा के इतिहास में 1966 में हरियाणा बना, उसके बाद पहला घटनाक्रम है कि उसी पार्टी की तीसरी बार सरकार स्पष्ट बहुमत की आनी। ये हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने थोड़े से समय में तीसरी बार आपको मौका मिला, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ संकल्प, जो बातें आपने रखी, जाहिर सी बात है लोगों को शायद समझ में आई, विश्वास हुआ, ये मौका दिया और तीसरी बार सरकार बनी। लेकिन जो बातें, संकल्प, जो दावे थे, इन 100 दिन क्योंकि अब हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप संगठन संभालते हैं और संगठन में एक अहम भूमिका, विधानसभा में जीत हासिल दिलाई, पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन जो सरकार की भूमिका है इन 100 दिनों में किस तरीके से देखते हैं उन संकल्पों को, उन बातों को, उन वादों को? आप देखिए, तीसरी बार जैसे ही हमारी सरकार बनी और 17 तारीख, और वो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन और सरकार का शपथ ग्रहण का समारोह, और उसी दिन 17 तारीख को ही एक बटन के माध्यम से लगभग 24,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना, ये बहुत बड़ी बात। पहली सरकार ऐसी है जो जिस दिन सरकार ने शपथ ली हो उसी दिन बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार देने का काम जो हमारी सरकार ने किया। और ऐसा काम किया कि जो चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने कहा कि हमें इतनी वोट दे दो तो हमें एक नौकरी देंगे। कई नेताओं ने तो चुनाव लड़ने वालों ने यहाँ तक भी मंचों पर बोला है, प्रेस में बोला है कि हम पहले अपना घर भरने का काम करेंगे। और इत्तेफाक देखिए कि जिस प्रत्याशी ने ये बात बोली थी, राहुल गांधी ने सबसे पहला प्रोग्राम उसी की विधानसभा में किया। राहुल गांधी ने पहचान लिया कि यहाँ ये ठीक आदमी है। तो जिस प्रकार की कांग्रेस की सोच थी उसका जवाब जनता ने दिया। और उसके बाद पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, डीएससी समाज को जो उसका हक मिलना चाहिए था, उसको जो देने की बात कही थी, हमने वो तुरंत पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया। और चाहे गरीब आदमी के इलाज की बात थी कि हम डायलिसिस और डायग्नोज को फ्री करेंगे, पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उसको नोटिफिकेशन को जारी किया। चाहे खेल नर्सरी बनाने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, जो भी बातें हमने 20 बातें अपनी संकल्प पत्र में कही थी, हमारी सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने तुरंत उस पर काम करना शुरू किया। और आपने देखा है कि अभी 100 दिन जब हमारे पूरे हुए, एक बहुत बड़ी लिस्ट, और मुख्यमंत्री जी ने प्रेस की थी, करीब 2 घंटे की प्रेस थी। कितनी लंबी प्रेस थी, सारी चीज़ें विस्तार से उसमें रखी थी। और हरियाणा की जनता जानती है और हरियाणा की जनता को पूरा विश्वास है कि नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से 24 घंटे संत कबीर कुटीर के खुले रहते हैं, जनता के लिए खुले रहते हैं, 24 घंटे स्टेट का मुख्यमंत्री जनता के लिए हाजिर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभा के दिखाया, करके दिखाया है। और आज हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है, हरियाणा का व्यक्ति कहीं बाहर भी रहता है। और इसे में आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में जिस प्रकार का चुनाव था और जिस प्रकार से लगभग जो लास्ट का सप्ताह था, वो तो ऐसा रहा जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का केजरीवाल का सीधा मुकाबला है। चलिए, एक और मुद्दे पे भी बात करेंगे, क्योंकि भले ही निर्णय सरकार ने लेने हैं, वो संकल्प आपके थे, यानी कि आपकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प थे। उसमें एक 2100 का वादा भी किया था।
हालांकि अभी हमने देखा दिल्ली की जीत पर हम चर्चा करेंगे, वहां पर भी कहा गया पहली कैबिनेट में होगा। यहाँ आपने कहा कि नौकरियां दी हैं, कई बड़े अभी प्रेस वार्ता भी करी थी मुख्यमंत्री ने भी और आपने भी रखी बात, लेकिन एक 2100 वाली बात अगर बात की जाए उसको कब से हम उम्मीद करें? जो महिलाओं को, बेटियों को देने की बात की गई है 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की महिलाओं की बात करें तो हमने ओल्ड एज पेंशन की बात करी थी, उसको बढ़ाने का काम किया, सबने देखा, हमने लागू भी कर दिया है। और जो महिलाओं के सम्मान की बात की है, क्योंकि ये बजट से जुड़ा हुआ मामला है, नीति का मामला है। अभी हमारा बजट का सेशन आएगा, उसमें पैसे का प्रावधान होगा और उस चीज को हम लागू करेंगे। तो आप सरकार से आपने बात रखी अपनी, मतलब इस संकल्प में एक ये मुद्दा इस बजट में उम्मीद की जा सकती है? जितने भी हमारे 20 संकल्प हमने किए वो हमारा लक्ष्य है, हम उसको पूरा करेंगे। और हमारा लक्ष्य है जो 5 वर्ष के लिए सरकार को चुनने का काम जनता करती है, हम उसके पहले ही करेंगे। और जब अगले चुनाव में जाएंगे तो आप सब देखेंगे जो हमारा घोषणा पत्र है अक्सर से उसका पालन करते हुए 100% उसको पूरा करने का काम करेंगे। और जनता जो कुछ और भी चाहेगी, बहुत सारी डिमांड नहीं भी आती है जो हमने संकल्प पत्र में नहीं कही है, हम उनको भी लागू करने का काम करेंगे। चलिए, बजट पर अब कुछ दिनों में पेश हो, बजट सत्र शुरू होना है अभी, क्योंकि नगर निगम चुनाव है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक अभी बड़ा किला फतेह करके आप आ रहे हैं पंचकुला में, उसके बाद दिल्ली की इस जीत के बाद पहली बार आप पंचकुला पहुंचे हैं और इस मंच पर भी पहुंचे हैं। बड़ी जीत है, 27 वर्षों का दिल्ली का वनवास था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लंबे समय से सत्ता से दूर थी, आम आदमी पार्टी, उससे पहले कांग्रेस। लेकिन अब इस जीत में हरियाणा का भी बड़ी भूमिका रही थी, तो भले ही 32 विधानसभाओं की जिम्मेदारी 70 तक असर करा था। किस तरीके से देखते हैं इस दिल्ली चुनावों को, दिल्ली के इन नतीजों को? ये दिल्ली का परिणाम और दिल्ली की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव के समय जो दिल्ली की जनता से वायदा किया, दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, पोल्यूशन मुक्त करेंगे, और यमुना मैया का जो आशीर्वाद इस चुनाव में मिला है, और यमुना मैया को लेके जिस प्रकार का आरोप केजरीवाल ने लगाया, और ऐसा आरोप लगा कि जो हमारा आस्था का केंद्र है, ऐसे आरोप लगा कि जहर बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने सीधा आरोप लगा कि जहर घोलने का काम किया है, जहर मिलाकर दिल्ली को पानी देने का काम किया है। अनेक मंचों से उसने इस प्रकार की बात की। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से उस पल्ला गांव में जाके, जहां से दहीसरा गांव है हरियाणा का, उस दिशा में राय विधानसभा में पड़ता, मैं वहां से विधायक रहा हूं, और वहीं बॉर्डर पे जाके वहां जल का आचमन करने का काम किया और चेतावनी को, और केजरीवाल की झूठ को मौके पे ही पकड़ते हुए उसको चेतावनी दी कि जो पानी हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करता है, हम उस जल में प्रवेश स्नान भी करेंगे, उसको पिएंगे भी, और जब दिल्ली से बाहर फिर हरियाणा में जो प्रवेश करता है, वहां केजरीवाल उस पानी को पी के दिखाए, नहा के दिखाए। और दिल्ली की जनता ने समझा कि इतनी बड़ी झूठ, जो इतना बड़ा आरोप लगा, और हरियाणा की बहुत बड़ी आबादी दिल्ली के अंदर जाके बसी है, उन सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया, और उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया। मैं वही बात कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि 32 विधानसभाओं की जिम्मेदारी हरियाणा भाजपा को दी गई थी, लेकिन असर 70 पे इसलिए रहा कि ये चुनाव ही पूरा कहीं ना कहीं हरियाणा पर और यमुना पर केंद्रित हो गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस यमुना मैया, उन्होंने जो कहा कि एक बड़ी तस्वीर बदलती दिखाएंगे, यमुना को एक अलग पहचान, यमुना के आसपास सुधार होगा, उसमें भूमिका हरियाणा की भी रहेगी। क्योंकि जब आरोप लगते थे कि पानी नहीं आता तो वो यमुना हरियाणा से, उनका कहा जाता था केजरीवाल द्वारा कि रोक लिया, जब पोल्यूशन आता था वो हरियाणा के द्वारा कहा जाता था कि छोड़ा जा रहा है। चलो इस बार आपने कहा कि वो गए, पानी पी के दिखाया, लेकिन अब किस तरीके से देखते हैं इसमें भूमिका में, इस यमुना के सुधार में हरियाणा की क्या भूमिका रहेगी? हरियाणा की जहां भी जिस प्रकार से भी जो भी उपाय करने हैं, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम को सुधार की जो बात करनी है, एसटीपी लगाने की जो बात करनी है, वो बहुत तीव्र गति के साथ बहुत जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। और यमुना मैया हमारा आस्था का केंद्र है, हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, और यमुना मैया के आशीर्वाद से ही सुख समृद्धि हमारे समाज में आती है। तो बहुत बड़ा काम हम करेंगे। और दिल्ली में बहुत सारे त्यौहार भी ऐसे आते हैं, बहुत सारे त्योहारों पर
लोग स्नान करने जाते हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी देखें उन सब में सुधार होगा और एक स्वच्छ जल यमुना के जल का प्रवाह रहे, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। मैं एक बात और ये करना चाहूंगा, अब से पहले जब भी हम बात करते थे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये दिल्ली कब पहुंचे, दिल्ली से सोनीपत कब पहुंचेगी, हम बात करते तो ये कहा जाता था कि दिल्ली की सरकार एनओसी नहीं दे रही। ये हरियाणा की भी भूमिका थी कि गुरुग्राम होते हुए आगे प्रोजेक्ट तक दक्षिण हरियाणा में जानी थी, वो भी कहा जाता था कि दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो एनओसी नहीं दे रही है, वो मेरठ पहुंच जाती है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। लेकिन अब तो बात दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई, तो अब आप अपने मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, सरकार से, कि अब उसको हम कहें कि अगली बार ये बात नहीं बल्कि इस रेल की घंटी इधर इस तरफ भी होगी। ये अभी 5 फरवरी को ही जनता ने आशीर्वाद, दिल्ली की जनता ने दिया है, 8 को रिजल्ट आया है और अभी सरकार बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में पूरे एनसीआर से में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारे मुद्दे इस प्रकार के विकास के काम को, सड़कों की हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे कोई जल का मामला हो, पानी का मामला हो, अगर कोई भी जरा सा किसी दिल्ली में पानी का संकट गर्मी में आ जाए तो सीधा आरोप हरियाणा पर लगाना कि दिल्ली को हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। कभी भी थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ जाए, चाहे वो एक दौर ऐसा आता है मौसम के अनुसार, उस समय सीधा आरोप लगाते हैं कि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, तीनों स्टेट के किसानों पर सीधा आरोप केजरीवाल लगाता रहा, लंबे समय से लगाता रहा। वो भी दौर अब खत्म होगा अब और पराली का धुआं भी नहीं जाएगा। मतलब अब अपने आप जब एक झूठा आरोप जो लगाने का काम करते हैं, और देश के वैज्ञानिकों ने भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी ये दे रखा है कि 2% से ज्यादा पराली के धुआं का कोई असर नहीं होता। 2% भागीदारी उसमें मानी है, साइंटिस्टों ने मांगनी, सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपना पत्र दे रखा है, फिर भी वो आरोप लगाने का काम। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं पोल्यूशन के। हम उसमें जो रेल की कनेक्टिविटी बढ़ाई है, आज हरियाणा में क्या, देश में, पूरे देश में जो है रेल बिजली से चलने लगी है। आज बहुत सारी बसें जो है वो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, बहुत सारी छोटी कारें हैं, स्कूटर हैं, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली आई। इस प्रकार की जो अनेक योजनाएं सरकार ने चलानी है, उस पर हमारी सरकार काम करेगी। और जिस प्रकार से साफ सुथरी सड़कें होंगी, उस पर जो धूल है उससे भी बहुत सारे पोल्यूशन का असर पड़ता है, उसको भी हम ठीक करेंगे। बहुत सारे कारण होते हैं वायु प्रदूषण को ठीक करने के, उन सब पर हमारी सरकार काम करेगी। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे वो दौर अब खत्म होगा और मिलजुल कर हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, हम निकाय चुनाव पर भी जरूर चर्चा करना चाहेंगे। 100 दिन पूरे हुए, लेकिन इसके साथ ही साथ अब निकाय चुनाव का भी ऐलान हुआ है। हरियाणा में आचार संहिता भी लगी है, जहां जहां निकाय चुनाव है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का चुनाव जीत के आए हैं। इस निकाय चुनाव को लेकर मंथन तो कल शाम भी दिल्ली में हुआ। उम्मीदवारों को लेकर के हम बात करें तो अब नामांकन का दौर भी शुरू हो रहा है। क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके की उम्मीदें हैं इस निकाय चुनावों को लेकर के? जैसे ही हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार बनी और उसके तुरंत बाद हमारा संगठन का पर्व आया, और इस संगठन के पर्व में 44,10,000 से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। 42,500 हमारे सक्रिय सदस्य बने और 20,629 जो बूथ है, प्रत्येक बूथ पर हमारे बूथ अध्यक्ष बने हैं, बूथ की हमारी कमेटी बनी है। एक पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो पहली स्टेज जो बूथ होता है, बूथ जीता चुनाव जीता, जो हमारी पार्टी का, हमारे संगठन का मूल मंत्र है, उस पर हमने पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं की नई टीम बनी है। 377 हमारे मंडल बने हैं और एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमारा तैयार हुआ है। और अब ये निकाय के चुनाव है, सीधा सा रिजल्ट उसमें दिखाई देगा। और 33 स्थानों पर चुनाव है, कुछ उपचुनाव भी हैं। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और आप देखेंगे जिस प्रकार से 3 बार से कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हुई है दिल्ली के चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का। और अब की बार आप देखेंगे हरियाणा में भी निकाय चुनाव में कांग्रेस जो है 0 पर आउट। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन एक अंतिम प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। ये आखिर क्यों विपक्ष को आप विश्वास नहीं दिलवा पा रहे ईवीएम का? कांग्रेस आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात कर रहा है, एक डेलीगेशन।
उनका कहना है कि ईवीएम से चाहते ही नहीं वो चुनाव हो, ईवीएम में धांधली होती है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हो। ये विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहा है आप, या क्या मानते हैं? मैं सरकार की बात करूं या चुनाव आयोग की बात करूं? प्रश्न क्योंकि चुनाव आयोग पर उठाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि भूमिका भाजपा की है, भूमिका सरकार की है। तो ये विश्वास क्यों नहीं दिला पाते? ये इस प्रकार का झूठ बोलने का, मैंने आपको बताया, पहले लोकसभा चुनाव में झूठ बोल ली, फिर विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारी झूठ बोल ली, अब निकाय चुनाव आए हैं, इसमें भी जब कोई मुद्दा उनके पास नहीं रहा तो बैलेट पेपर से कराने का उन्होंने एक मुहिम को शुरुआत की है कि लोगों का ध्यान भटके। लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक जनता है, सब जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उत्तराखंड में भी हुआ है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग जिस प्रकार का भी आदेश करेगा, हम इस बात पर ना जाते हुए कि वो किस पद्धति से चुनाव हो, जिस पद्धति से भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी और उसी पद्धति पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई, कांग्रेस पार्टी जिस भ्रम में है, जिस प्रकार की वो राजनीति करना चाहते हैं, देश की जनता इस निकाय चुनाव में भी उनको जवाब देगी। और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले समय में देखेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि कुछ समय अभी बाकी है, कोई एक प्रश्न जरूर लेता हूं। राजनीति में कई बार सियासत है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई गंभीर आरोप भी लगते हैं। आपको भी अभी सामना करना पड़ा, बाद में कुछ और वास्तविकता उसकी कुछ क्या है वो अभी जांच में कुछ और सामने आई। लेकिन क्या लगता है किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं इस दौरान राजनीतिक तौर पे कार्यकर्ताओं में, प्रदेश में, जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं? तो ये कुछ लोग इस प्रकार की राजनीति करने का स्वभाव उनका होता है और वो करते हैं, लेकिन सच सच ही होता है, साच को आँच नहीं है। और सारा जनता सब जानती है, जनता उसका जवाब देती है। और समय पर जिस प्रकार का जो कोई प्लानिंग के साथ कोई इस प्रकार की योजना बना के करता है, वो अपने आप धराशायी होते हैं और उसी प्रकार का रिजल्ट आया है। और जो बात आपने कांग्रेस पार्टी की करी है, कांग्रेस, अभी हमारा बजट भी आया है, दिल्ली का जो बजट आया है, पूरे देश की जनता के लिए बजट आया है, कितना अच्छा बजट आया है। 12 लाख रुपए तक की छूट उसमें सबको मिली है। अरे के जो देश का मध्यम वर्ग है उसको एक मौका मिला है, 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने वाले आदमी भी उस कर की छूट से उसको मुक्ति मिली है। और इतना बड़ा वर्ग आज 12 लाख रुपए जो छूट मिली है टैक्स की, उसमें आप देखना आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। और जिस प्रकार से देश की ग्रोथ, आज पूरी दुनिया में मंदे का दौर है, पूरी दुनिया में जो है भारत एक इकलौता देश है जिसकी ग्रोथ रेट बढ़ी है, 6 पॉइंट से ज्यादा है। और बहुत अच्छे से भारत ने जो अपनी स्थिति बढ़ाई है, ये भारत सरकार की, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और जिस प्रकार का ये लाभकारी बजट आया है, ये देश के लिए जो विकसित भारत का जो संकल्प है, जो जब आप आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग तो इस बात पर भी, विकसित भारत का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, वो तो उस पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन आज देश की जनता तैयार हो चुकी है और देश की जनता, आज हम आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर का देश है। जब 2014 में हमारी सत्ता आई, उस समय कहां हम 10वें नंबर पर थे और आज 5वें नंबर का देश बने हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे हम 3रे नंबर का देश होंगे। और जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, जब 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी की होगी और आज जो 5 ट्रिलियन डॉलर है उसको बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और देश, हम सबको पता है कि सोने का देश रहा है, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं। ये कथा चली हुई है, बहुत वर्षों से चली हुई है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं था, हिंदुस्तान तो सोने का शेर था और वो शेर ही बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। धन्यवाद। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हमारे साथ में थे, तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने चर्चा करी, इन्होंने बात करी कि कैसे लोकसभा से विधानसभा का चुनाव का ये सफर रहा, किस तरीके से 100 दिन में जो बातें संगठन ने रखी थी संकल्प में, कौन सी सरकार ने पूरी की और आगे आने वाले दिनों में की जाएगी, तमाम बातें बेबाकी से रखी। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। धन्यवाद, नमस्कार। Presented by
द स्काई हाइट्स लग्जरी रेजिडेंशियल